बेबाक विनोद में आज फिर आपका स्वागत है। मैं एसएन विनोद आज आपको उस दिलचस्प घटना विकास क्रम पर ले जाना चाहूँगा, बल्कि अपने विचार शेयर करना चाहूँगा, जिसने भारत की राजनीति में एक नया उबाल पैदा कर दिया है। जी हाँ, ये सवाल पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखिए। अब नए घटना विकास क्रम में एक यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या विपक्षी महागठबंधन इंडिया के प्रणेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? यह एक दिलचस्प घटना विकास क्रम है, लेकिन यह आधारहीन नहीं है। इसकी चर्चा चल चली है जब से जातिगत जनगणना को बिहार में सार्वजनिक किया गया। पूरे देश की जातीय राजनीति में एक उफान खड़ा हुआ है। अगर तुरुप का पत्ता खेला नीतीश कुमार ने, तो उसके जवाब में अपनी ओर से पूरी कोशिश की उसको निस्तानाबूद करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उन्होंने गरीब वर्ग को, गरीब समुदाय को एक बड़ा वर्ग, एक अलग वर्ग के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की, उन्होंने बोला कि सबसे बड़ा वर्ग तो गरीब है। मतलब ये जातीय विवाद से इतर उन्होंने अमीरी और गरीबी के बीच रेखा खींचकर जो बड़ा वर्ग है गरीबों का, उसको अपने पक्ष में करने की कोशिश की। लेकिन यह जो अब हो गया है नया विवाद नीतीश कुमार को लेकर के कि कहीं उत्तर प्रदेश से तो चुनाव लड़ेंगे, और यह वहां एक निर्वाचन क्षेत्र में कॉन्स्टिट्यूएंसी भी निर्धारित करने की बात हुई है। फूलपुर, ध्यान रखें, वही फूलपुर जहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ा करते थे। जातीय आधार पर वहां नीतीश कुमार के पक्ष में पड़ना भारी लग रहा है, तो यह कहा जा रहा है कि कहीं वो वहां से तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस विवाद के पीछे जो मंशा यह है वह स्पष्ट है कि अगर नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश के फूलपुर से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और चुनाव लड़ते हैं, और जिस जातीय आधार पर नया समीकरण तैयार हो रहा है, तो यह तय जानिए कि नीतीश कुमार के इस कदम से लगभग 50 लोकसभा की सीटें प्रभावित होंगी। जी हां, लगभग 50 सीटें, उस पर नीतीश कुमार की रणनीति अपना असर दिखा सकती है और उसका लाभ इंडिया गठबंधन को मिलेगा। यह लेकर के निश्चय ही एक बेचैनी पैदा हो गई है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी, और ये सभी जानते हैं कि ये जो जातीय आधार है उसमें बिहार, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में ये ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, और उसके साथ अब एक नया जो ईबीसी की बात आ रही है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, अगर ये दोनों मिल जाते हैं, ध्यान रखिए, तो पूरा का पूरा चुनावी परिदृश्य बदल जाएगा। अभी जो बिहार में जातीय जनगणना जिसे सार्वजनिक किया गया, उसके अनुसार 63% मतदाता वह ओबीसी वर्ग से आते हैं, और पूरे देश के अगर देख लीजिए तो जो प्रभावित क्षेत्र है उनमें 36% ईबीसी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हैं। फिर क्या होगा? अब जरा पीछे चले। जब भारतीय जनता पार्टी ने 1990 में मंडल के खिलाफ कमंडल को आगे किया था, और लाल कृष्ण आडवाणी तीर्थ रथ यात्रा पर निकले थे पूरे देश में, और तब मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई छिड़ी थी। आपको याद होगा, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात हुई थी, तब एक विवाद खड़ा हुआ था। पूरा राजनीतिक परिदृश्य पूरे देश का बदल गया था, और उसी वर्ष 1990 में तब विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बने थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह अगड़ी जाति के थे, लेकिन उनको समर्थन
पूरे की पूरे ओबीसी समाज और ओबीसी समाज का मिला था। पूरे खासकर उत्तर भारत में राजनीतिक परिदृश्य में तो अचानक ऐसा परिवर्तन हुआ कि जातीय आधार पर अनेक नेता उभर करके सामने आ गए। महाराष्ट्र में भी प्रभाव पड़ा था। महाराष्ट्र में भी जो कुणबी मराठा है, ध्यान रखें, वे अभी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। वो उनका भी साथ इधर मिल गया तो फिर स्थिति क्या होगी। यह दांवपेच, यह जो शतरंज की बिसात जो बिछाई गई जातीय आधार पर, उसके परिणाम जो सामने आ रहे हैं, अभी तक जो आ चुके हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि आने वाला चुनाव अब बिल्कुल इधर जो राम हनुमान चालीसा और अयोध्या मंदिर, ये सब की तुरंत दिशा मोड़ने की बात हुई थी। संप्रदाय के आधार पर समाज को बांटने के प्रयास किए गए, एक विभाजन की रेखा खींची गई थी बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक के बीच। उन सबों से इतर पुनः 1990 के कालखंड में जाकर मंडल बनाम मंडल की याद करते हुए मंडल वर्ग के लोग एकजुट अगर हो जाते हैं तो फिर क्या होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य छुपा हुआ उस पर अभी फिलहाल खुलकर चर्चा नहीं है, वह यह कि इनका नेतृत्व कौन करेगा, यह एक सवाल है। ध्यान रखें, यह छुपा हुआ नहीं है। कोई भी राजनीतिक समीक्षक इससे इत्तेफाक रखेगा कि जब नीतीश कुमार का नाम सामने आया, किया गया, उनके पार्टी की ओर से किया गया, उनके समर्थकों की ओर से किया गया, हालांकि नीतीश कुमार ने स्वयं इनकार किया, खंडन किया कि वे इस दौड़ में नहीं हैं, वे इंडिया के नेतृत्व करने के लिए उसकी दौड़ में नहीं है। लेकिन अब इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, जिसकी दावेदारी मजबूत है, उसके रणनीतिकार, उसके नेता भी नीतीश कुमार के पक्ष में है, उसका विरोध करने को तैयार नहीं है। अगर ऐसा होता है तब तो निश्चय ही जिस चेहरे की बात होती है कि मोदी के सामने कौन, तो अगर इस आधार पर इस जातीय समीकरण जो उठ बुहर का है उसके आधार पर अगर नीतीश कुमार को आगे किया जाता है तो तय मानिए कि फिर स्वयं मोदी, नरेंद्र मोदी के लिए कठिन स्थितियां पैदा हो जाएंगी। क्योंकि जहां तक निजी छवि का सवाल है, तो जब तुलना होगी नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार की छवि एक ईमानदार राजनेता के रूप में स्थापित है। अब नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी या उनके समर्थक या उनके प्रवक्ता चाहे जितना दावा कर ले कि मोदी सरकार बिल्कुल ईमानदार है, पाक साफ है, उस पर कोई कलंक का धब्बा नहीं लगा है, तो इसे मानने वालों की संख्या बहुत अधिक नहीं है। क्योंकि हाल के दिनों में जो देखा गया, जिस प्रकार राहुल गांधी ने जब संसद के अंदर मोदी सरकार पर हमले किए थे, अनेक मामलों को सामने रखकर उदाहरण के साथ, प्रमाण के साथ, तब उसका जवाब संसद के अंदर स्वयं प्रधानमंत्री मोदी नहीं दे पाए थे। जब उनकी बारी आई थी प्रधानमंत्री का जवाब देने की, उन्होंने सारी बातें की, लेकिन राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब उन्होंने नहीं दिया, कतई नहीं दिया था। उसके बाद क्या स्थिति हुई सभी जानते हैं। राहुल गांधी के साथ जो कुछ हुआ, अगर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं रहता, वैसा नहीं रहता, तो उनकी तो सदस्यता भी समाप्त हो जाती है। यह स्थिति पैदा की गई थी। उनको राजनीतिक तौर पर मृतक की अवस्था में पहुंचाने की
तैयारी कर ली गई थी। लेकिन ये मजबूत भारतीय लोकतंत्र है और हमारे यहाँ की मजबूत न्यायपालिका है जो ऐसे किसी मंसूबों को या ऐसा मंसूबा धारकों को मनमानी नहीं करने देगा। लोकतंत्र के नींव पर चोट पहुंचाने वालों को यह देश बर्दाश्त नहीं करता है। राहुल गांधी आज फिर संसद के सदस्य हैं और पूरी सक्रियता के साथ एक, बल्कि यह कहा जाए कि एक नए अवतार में राहुल गांधी सामने आए हैं और देश उन्हें स्वीकार कर रहा है। जिस प्रकार उन्हें, क्षमा करेंगे पुरानी बात है लेकिन दोहराना पड़ रहा है, उनको उद्धृत करने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार योजनाबद्ध तरीके से राहुल गांधी को पप्पू अर्थात नासमझ मूर्ख निरूपित कर समाज में देश के सामने पेश करने की कोशिश की गई थी और उसमें बहुत कुछ सफलता मिल भी गई थी वर्तमान सत्ताधारियों को। जब राहुल गांधी का नाम आता था पप्पू कहकर उन्हें लोग संबोधित करने लगे थे। लेकिन राहुल गांधी, जो भी उनके सलाहकार हो या उनके अपना निजी निर्णय हो, जो भी रहा, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जिस प्रकार से लोगों के साथ स्वयं को जोड़ा, लोगों को समझा, देश को समझा, उससे उनकी छवि रातों रात परिवर्तित हो गई। अब वो एक परिपक्व राजनेता के रूप में देखे जाने लगे हैं उस वर्ग के द्वारा जो किसी न किसी तरह प्रभावित होकर उन्हें पप्पू मानने लगा था। अब उन्हें एक समर्पित परिपक्व राजनेता का दर्जा मिल चुका है। दूसरी बात, अब यहां बार बार बात आती है, जैसे राहुल गांधी का लिया जब उन्होंने आक्रमण किया, हालिया घटना देख लिया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, उन्होंने संसद के अंदर राहुल गांधी की तरह उन्होंने संसद के अंदर अनेक आरोप सत्ता पक्ष पर लगाए, मोदी सरकार पर लगाए। उन्हें संसद से निलंबित किया गया और बाद में अब तो आजकल जो ईडी का जलजला है, उन्हें गिरफ्तार कर भी रखा गया है। अभी ईडी की रिमांड पर है, वो उन्हें गिरफ्तार किया गया। तब यह आशंका पुष्ट होती है कि यह सरकार असहमति के स्वरों को बर्दाश्त नहीं करती। जो भी उसके खिलाफ बोलेगा, उसके खिलाफ लिखेगा, उसे ऐसी असहज स्थितियों का सामना करना पड़ेगा जो राहुल गांधी को करना पड़ा था और संजय सिंह को करना पड़ रहा है। देश में अनेक ऐसी घटनाएं हो रही है। यह दोहराने की बात होगी, लेकिन आवश्यक है, बार बार बताना पड़ेगा कि आज ईडी, सीबीआई और आईटी आदि के जो छापेमारियां हो रही है पूरे देश में, वो एक पक्षीय हो रही हैं, विपक्षी नेताओं के यहां हो रही है। तो क्या देश में, हमारे आजाद भारत में सिर्फ विपक्ष के नेता ही भ्रष्ट है और कोई नहीं? यह सवाल आम जनता पूछ रही है। ऐसे में अगर जो पहल बिहार में नीतीश कुमार ने की है, यह आम जन भावना को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए है। ओबीसी प्लस ईबीसी का यह मामला अगर होता है और अगर जिस प्रकार, क्षमा करेंगे, धर्म संप्रदाय के नाम पर भारतीय जनता पार्टी विडंबना के रूप में से ही यह एक ऐसा कठोर सत्य है जिसका स्वीकार करना पड़ेगा कि आज देश का मतदाता जब चुनाव आता है, वो धर्म संप्रदाय और जातीय आधार पर विभाजित हो जाता है। सारे आदर्श, सारे सिद्धांत धरे का धरे रह जाते हैं और जो मतदाता का बहुमत है, बड़ा वर्ग है, वह इन्हीं बातों में उलझकर धर्म संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर वो अपना वोट देने जाता है। ऐसे में कोई यह दावा नहीं कर सकता कि हमारी विधानसभा और संसद के अंदर सचमुच सही प्रतिनिधित्व होता है। जब धर्म समुदाय और जाति वर्ग के नाम पर निर्वाचित व्यक्ति वहां पहुंचने लगे विधानसभाओं में और संसद के अंदर,
तो जिसकी अपेक्षा हम लोकतंत्र में करते हैं कि समाज हित में, जनहित में, व्यापक राष्ट्र हित में वे फैसले लेंगे, कदम बढ़ाएंगे, वो संभव नहीं है। और यह देखने को मिल रहा है जहां धर्म संप्रदाय की संकुचित भावना आ जाए, जहां जाति वर्ग की संकुचित भावना आ जाए, वहां निष्पक्षता कैसे होगी? व्यापक जनहित की बातें हो ही नहीं सकती है। इसलिए अब यह समय है, माकूल समय है। जब ये बात उठी है तो स्वयं नीतीश कुमार भी राष्ट्र हित में इन पहलुओं पर विचार मंथन कर ही कदम आगे बढ़ाए, क्योंकि ध्यान रखें, यह बार बार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों कहते हैं, व्यक्ति और दलों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण पहले देश है। लोकतंत्र के पवित्र मंदिर को बचाए रखने के लिए यह जरूरी है कि इन तुच्छ भावनाओं से इतर पहले राष्ट्र हित में सोचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो यह मुद्दा उठाया, ये जाति वर्ग से अलग वोट करके कि गरीब एक बड़ा वर्ग है, ये ठीक है, इसके पीछे भी उनकी राजनीतिक मंशा है, वो राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, ये सही है, लोकतंत्र भी होगा, चुनाव समय होगा, लेकिन उसमें संदेश बहुत ही सकारात्मक है। सचमुच देश में दो वर्ग है, एक अमीरों का, एक गरीबों का, और बहुसंख्यक ये जो है गरीब है। देश में गरीबों की आबादी ज्यादा है, अमीर कितने प्रतिशत है? गिने चुने एक खास वर्ग ही है जो अमीरी का लाभ उठाता है। भारी संख्या में मौजूद गरीबों का वर्ग अगर वंचित है तो इन्हीं सब कुटिलताओं के कारण, धर्म संप्रदाय और जात पात की राजनीति के कारण आज भी गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। यह तो समाज की वास्तविकता है, यह कटु सत्य है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के राहुल गांधी या नीतीश कुमार या अन्य नेता राष्ट्र हित में अपने सभी इस तरह के विवादों को हाशिए पर कर, अलग रखकर सोचेंगे, निर्णय लेंगे, फैसला करेंगे कि गरीबों को उद्धार कैसे हो? यह सही है, हम फिर दोहरा देंगे। आज हम विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के अनेक आयाम दर्ज कर रहे हैं। आज हम सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में, विकास के मार्ग पर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब यह सुबह सुबह अखबार के पन्नों में इस तरह के धर्म संप्रदाय और जात पात की खबरों को पढ़ते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है कि आखिर हम जा कहां रहे हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उद्योग धंधों के क्षेत्र में क्रांति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बावजूद इसके हम एक कुंठित मानसिकता लेकर स्वयं को धर्म संप्रदाय और जात पात में सीमित कर देते हैं। यह कैसा उपक्रम जिसमें हम अपने आप को, अपनी विशाल काया को छोटा बौना बना देते हैं स्वयं अपने हाथों से। ऐसा नहीं हो। आप चुनाव जीतिए, आप जनता के बीच में जाइए, अपने कार्यक्रमों को लेकर जाइए, अपने नीतियों को लेकर जाइए और वैसे कार्यक्रम बताएं, वैसे नीतियां बताएं जिनको पर आप अमल कर सके। सिर्फ चुनावी वादे साबित न होंगे। जनता आपका साथ देगी। जनता मूर्ख नहीं है, जनता बहुत समझदार है। लेकिन अगर आप ऐसी बातों में जनता को उलझा करके आप धर्म संप्रदाय के नाम पर वोट मांगेंगे, आप जाति वर्ग के नाम पर वोट मांगेंगे, तो यह आप गलत दिशा में देश को इशारा कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, और यह आत्मघाती सिद्ध होगा। क्योंकि ध्यान रखिए, एक जो बात सामने आई है और बार बार आई है कि आज की युवा पीढ़ी, आज का युवा वर्ग इन सब बातों से अलग है, अपने को अलग रखना चाहता है। वो नहीं चाहता है खुद को इन पचड़ों में उलझाने के लिए। वह
देश की उन्नति चाहता है, प्रगति चाहता है, अपने लिए एक उज्जवल भविष्य चाहता है, धर्म संप्रदाय और जात पात से इतर। इसलिए यह आग्रह रहेगा हर राजदल के नेताओं से, हर संगठनों से नहीं, कि आप अपनी विचारधारा का अनुरूप आप समाज में प्रचार प्रसार करें। कोई आपत्ति नहीं है, जिसे जो समझ में आएगा उसे अंगीकार करेगा। लेकिन भारत देश की प्रगति, उसके विकास के लिए आवश्यक है कि इन सबों से अलग उसे स्थिर विकास के मार्ग पर चलने दें, उसे धर्म संप्रदाय जाति पात से अलग रखें। यह कुंठित मानसिकता देश को कभी भी विश्व गुरु के पद पर आसीन नहीं होने देगी। यह एक सच्चाई है, इसे सभी हृदयस्थ कर ले। जातिगत जनगणना बिहार में सार्वजनिक क्या हुई कि पूरे देश में भूचाल आ गया, प्रधानमंत्री को कूदना पड़ा। विपक्ष ने इसमें देख लिया कि इसके बाद इस पर चलते हुए हम वो 63% जो ओबीसी है और जो 36% एबीसी है सबको मिला लेंगे तो फिर हमारा कौन क्या करेगा। ठीक है, यह आप राजनीतिक गणित में उलझे रहिए, आप उसका लाभ उठाइए, लेकिन कृपया समाज में नफरत की ऐसी दीवार न पैदा करें, नफरत की वह लकीर न खींचे जिसमें धर्म संप्रदाय और जाति पात के पनपने की गुंजाइश हो। अगर कोई लकीर विभाजन की रेखा खींचनी है तो अमीर और गरीब के बीच खींचे, और जो विशाल संख्या गरीबों की है उनके उत्थान के लिए काम करें, उनके हित में कार्यक्रम बनाएं, उनके हित में नीतियां बनाकर उन्हें क्रियान्वित करें, ताकि वे भी अमीरों की श्रेणी में शामिल हो सके। और आने वाले एक समय ऐसा हो जब भारत गरीब मुक्त भारत होगा, गरीबी मुक्त भारत होगा, और तब विश्व गुरु के पद पर उसे आसीन होने से कोई रोक नहीं पाएगा।